हाँ जी, 10th क्लास। आज हम सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मेरे पास आ गया अक्रेंस ऑफ मेटल कि हमें धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र से हमें सोडियम धातु प्राप्त होगी, जिसके द्वारा हम नमक वगैरह सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं। अब जो धातुएं हमें एज इट इज प्राप्त होती हैं, जैसे उनमें से कुछ अशुद्धियां भी साथ में मिली हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मिनरल। अब हमें समुद्र से प्योर नमक तो प्राप्त होता नहीं, इन्हें हम कई विधियों द्वारा प्योर करते हैं। अब जो सोडियम धातु हमें समुद्र से प्राप्त हुई है, उसमें साथ में रेत, गार, कुछ और खनिज पदार्थ भी प्राप्त होंगे। उस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मिनरल। द कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स अक्रिंग इन अर्थ क्रस्ट which are associated with earthly impurities means अशुद्धियों के साथ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आ गया और हो गया हमारे पास वो धातु जिसमें धातु की जो मात्रा है वो कच्ची धातु, जिसमें धातु की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में हो और इसका प्रयोग हम अपने फायदे के लिए कर सकें, उद्योगों के लिए कर सकें, उसे हम बोलते हैं ओर्स। जैसे an ore is a mineral from which metal can be extracted conventionally and economically। और जो है एक ऐसा मिनरल है जिसमें से धातु को अपने फायदे के लिए और आर्थिक रूप से के लिए प्राप्त किया जा सके, उसे हम बोलेंगे और। नेक्स्ट आ गया गैंग्यू हो गया हमारी अशुद्धियां। द अर्थली इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, लाइमस्टोन, रॉक्स एक्सेट्रा associated with mineral and ores are collectively known as गैंग्यू। कि जो हमें समुद्र में से धातु के साथ साथ जैसे रॉक, रेत, गार और कुछ छोटे छोटे कंकर वगैरह या कुछ और मिनरल्स प्राप्त हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? गैंग्यू। अब जो मिनरल्स हमें वहां से प्राप्त हुए हैं, उनको शुद्ध करने के लिए कुछ अलग विधियां अपनाई जाती हैं। सबसे पहले विधि आ गई हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होगा? दिस मेथड इज यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स और गैंग्यू पार्टिकल्स आर लाइटर एज कंपेयर टू और पार्टिकल इन दिस पाउडर्ड और इज वॉश्ड विद फ्लोइंग वाटर। इसमें क्या होगा कि पानी का इतना तेज बहाव छोड़ा जाता है कि जो अशुद्धियां होंगी वो पानी के साथ बह जाएंगी और जो धातु होगी हमारी वो वहीं पे तल पे बैठी रहती हैं। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, मीन्स पानी के तेज बहाव के साथ धातु को शुद्ध करना। नेक्स्ट आ गया मेरा फ्लोटेशन प्रोसेस। इन दिस मेथड पाउडर्ड और इज टेकन इन अ टैंक कंटेनिंग वाटर, पाइन ऑयल इज आल्सो एडेड टू इट। हमने जो पिसी हुई धातु होगी, कच्ची धातु होगी, उसको हमने जल के साथ और पाइन ऑयल के साथ एक टैंक में लेना है। सल्फाइड और इज वेट विद ऑयल। जो इसमें सल्फाइड और होंगे वो ऑयल के साथ भीग जाएंगे और जो अशुद्धियां होंगी वो वाटर में भीग जाएंगी, क्योंकि देखो बेटा जो अशुद्धियां होती हैं वो थोड़ी भारी होती है, वो पानी पे की सतह पे बैठी रहेंगी। अगर हमने इसमें तेल डाला है, जो तेल है वो वाटर की लेयर के ऊपर बह रहा है, ठीक है, अशुद्धियां तो नीचे बैठ गई। अब जो धातु पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो और पार्टिकल्स हैं वो उसके लेयर के ऊपर हो जाएंगे इकट्ठे। द वाटर इज एग्रीगेटेड बाय फ्लोइंग कंप्रेस्ड एयर वायलेंटली। अब उसमें से हमने बहुत तेज बहाव में एयर पास करनी है। ए फ्रॉथ इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। पानी के सतह के ऊपर क्या बन जाएगी? झाग। फ्रॉथ मीन्स झाग बन जाएगी। दिस फ्रॉथ कैरीज लाइटर और पार्टिकल अलोंग विद इट टू द सरफेस। इसमें क्या होंगे? जो हल्के और पार्टिकल्स होंगे झाग के साथ ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। जो गैंग्यू पार्टिकल्स होंगे आर हैवी। गैंग्यू पार्टिकल्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं एंड सेटल टू द बॉटम, और वो तल पे बैठे रहेंगे। इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये देखिए, ये एक टैंक है। टैंक में मैंने क्या डाला? और वाटर और पाइन ऑयल, तीनों को मिक्स कर दिया। अब जो गैंग्यू पार्टिकल्स थे वो हैवी थे, वो किस में फिल रहे? वाटर में। जो ऑयल मैंने डाला वो तो वाटर की सरफेस के ऊपर होगा। इसमें जो पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स हैं वो ऊपर तैरने लग जाते। जब इसमें से पहले मैंने पूरे का पूरा जो था हमने मिनरल डाला इसमें,
तो इसमें जो और पार्टिकल और अशुद्धियाँ थी वो नीचे थी, ठीक है। जब इसमें से बहुत तेज हवा गुजारी जाएगी, एयर जो है कंप्रेस की जाएगी, तो उसके साथ क्या है कि जो और पार्टिकल, हल्के पार्टिकल होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस पे एक झाग बन जाएगी। उस झाग में जो छोटे छोटे और पार्टिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं, और पार्टिकल्स को यहाँ से आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है, और जो अशुद्धियाँ गैंजियो होंगे वो नीचे बैठे रहेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट आ गया मैग्नेटिक सेपरेशन। इन दिस मेथड ग्राउंड और इज प्लेस्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट। जो हमें और प्राप्त हुआ है उसको हमने क्या करना है, कन्वेयर बेल्ट में से गुजारना है। दिस बेल्ट गोज अराउंड टू रोलर्स, वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक, व्हेन और कम्स नियर द मैग्नेटिक रोलर। इसमें इस कन्वेयर बेल्ट में दो रोलर होंगे जिसमें से एक जो मैग्नेटिक होगा, ठीक है। When ore comes near the magnetic roller, then two heaps of magnetic and non-magnetic material are obtained. इसको मैं डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ। ये देखिए, इसमें से क्या डाला हमने, पाउडर और मीन्स पिसी हुई धातु को डाला। अब इसके ऊपर एक बेल्ट है, जिस बेल्ट के द्वारा ये नीचे आने, इसमें दो रोलर लगे हुए हैं, एक है मैग्नेटिक, एक है नॉन मैग्नेटिक। जब ये इस रोलर के साथ, ये मैग्नेटिक रोलर की बेल्ट है, इसके साथ नीचे आएगा तो जो मैग्नेटिक और होगा उसका अलग हीप बन जाएगा, ढेर बन जाएगा, और जो मैग्नेटिक नहीं होंगी धातुएं उसका अलग ढेर बन जाएगा। मीन्स इसके द्वारा हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक जो धातुएं, जो ओर्स होते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। कि देखिए दो अलग अलग ढेर बन रहे हैं, ठीक है। जो धात्विक, जो चुंबकीय, ठीक है, मैग्नेटिक और होंगे उसका अलग बन जाएगा ढेर, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगे उसका अलग ढेर बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट फोर्थ मेथड मेरे पास आ गया इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड। जो इम्प्योर मेटल होगी उसे हम एनोड पे लेंगे, एंड ए थिन stripe of pure metal is taken as cathode. Salt solution is taken as electrolyte. When electric current is passed through it, pure metal from anode dissolve into solution and impurities settle down as anode mud. इसको भी मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी। देखिए, इसमें मैंने कौन सी धातु की जो है एक्सट्रैक्शन करनी है, कॉपर धातु की। एक टैंक है, उस टैंक में मैंने कैथोड और एनोड दो रोड्स ली हुई हैं। इसमें एक स्विच लगाया, बैटरी लगाई। बैटरी के साथ क्या है, ताकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जा सके। अब जो इसमें आपको ये लिक्विड नज़र आ रहा है, इस लिक्विड में कौन सा डाला हुआ है मैंने, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट क्यों डाला, क्योंकि मैंने इसमें से कॉपर धातु को अलग करना है, ठीक है। अब जब कॉपर सल्फेट टूटेगा तो वो क्या बना देगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, और साथ में क्या बनाएगा, सल्फेट 2 नेगेटिव। सल्फेट जो है वो इम्प्योरिटीज है कॉपर में, तो उसने एक से एनोड मड में इकट्ठा कर दिया। जो कॉपर है, शुद्ध धातु है, वो कहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाएगी, कैथोड के ऊपर, ठीक है। कैथोड के ऊपर इसकी एक पतली जो लेयर है बननी शुरू हो जाती है प्योर धातु की। एक बात याद रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं तो जो प्योर मेटल होती है उसकी एक, जो प्योर मेटल होती है वो कैथोड पे जमा होगी, और जो इम्प्योरिटीज होगी वो एनोड मड के अकॉर्डिंग बैठी रहती या एनोड पे इकट्ठी हो जाती। प्योर मेटल की जो लेयर है वो पतली बनेगी, जबकि इम्प्योर जो होती है उसकी लेयर मोटी होती है। नेक्स्ट मेरे पास आ गया एलॉय। एलॉय जो होता है हमारी मिश्र धातु होती है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को मिला के बनाया जाता है। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अनदर मेटल, या फिर नॉन मेटल। या तो मेटल मेटल के साथ मिले, या फिर जो मेटल है नॉन मेटल के साथ। अगर तो मेटल मेटल का बनेगा तो होमोजेनियस होगा, अगर मेटल और नॉन मेटल का बनेगा तो हेट्रोजीनियस होगा। मान लीजिए इसके एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। जो हमारे बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, उन्हें जल्दी से जंग नहीं लगता। क्यों, क्योंकि उनमें चाहे आयरन हो,
लेकिन साथ में क्या होता है, कार्बन और क्रोमियम, जिस कारण उनको इतनी जल्दी जंग नहीं लगेगा और वो थोड़ी अच्छी फॉर्म में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट जो सोना होता है वो इतना प्योर सोना होता है कि वो आसानी से मुड़ जाता है और इजीली टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नरम होता है। इसलिए हमारी कंट्री में 22 कैरेट गोल्ड जो उसके गहने बनाए जाते हैं, 22 कैरेट सोने में 2 पार्ट्स मिलाए जाते हैं तांबे और सिल्वर के, ताकि इसे थोड़ा कठोर किया जा सके। जो हमारे सोने के गहने होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं टूटते, क्योंकि वह प्योर शुद्ध सोने के नहीं बने होते। उसमें 2 पार्ट्स तांबा और सिल्वर के मिलाए जाते हैं। अगर प्योर सोना होगा तो वो जल्दी से टूट जाता है और इजीली मुड़ सकता है। नेक्स्ट आ गया एक्वारिजिया। एक्वारिजिया जो है सुनहरों के द्वारा सोने के गहनों को धोने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक घोल है। किससे मिलकर बना होता है, कंसंट्रेटेड HCl और HNO3। इसमें HCl के 3 पार्ट्स और HNO3 का 1 पार्ट, रेशो क्या बन जाएगी 3:1। गोल्ड स्मिथ सुनहरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला है। नेक्स्ट आ गया रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इसमें जो ओर होता है, जो कच्ची धातु होती है, उसे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही गर्म करेंगे, लेकिन कैल्सिनेशन में हम कच्ची धातु को ऑक्सीजन की, एयर की एब्सेंस में गर्म करते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जबकि इसमें कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो कौन सी और बनाएगा, सल्फाइड और। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है तो कौन से बनाएगा, कार्बोनेट ऑर्स। नेक्स्ट आ गया थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हीट है वो बाहर निकलती है। जब आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करता है तो वो आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकालता है। इसका प्रयोग रेलवे लाइंस के जो ट्रैक्स होते हैं उनको वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, उनको जोड़ने के लिए, उनके क्रैक्स को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। और साथ में जो मशीनों में दरारें पड़ी होती हैं उनको भी ठीक करने के लिए थर्मिट क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जब रेलवे क्रैक्स, जो रेलवे लाइंस को जोड़ा जाता है तो उसमें से जब उनको जोड़ा जाता है तो इतनी ज़्यादा मात्रा में चिंगारियाँ बाहर निकलती, वो जो चिंगारियाँ होती है हीट होती हैं, हीट इतनी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, तभी वो रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं वो जोड़े जाते हैं। अब आगे आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आपने करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करने हैं। फर्स्ट, इस 24 कैरेट गोल्ड यूज्ड फॉर मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट। क्या 24 कैरेट सोने को सोने के गहने बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिफाइन एलॉय, गिव एग्जाम्पल। मिश्र धातु क्या है, उदाहरण दे। नेक्स्ट, हाउ अ मेटल कैन एक्सट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, कि एक धातु को हम चुंबकीय मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, डिफाइन मिनरल और गैंगियो। ओके।